क्वेश्चन करें। देख बेटा क्वेश्चन, हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये है बेटा, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट 5 ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन एटम के पहले 5 ऑर्बिट का एनर्जी निकाल के बताओ। ठीक है बेटा, जहां पहला सवाल है कंसीडरिंग रेफरेंस फॉर पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी। ठीक है बेटा, बी पार्ट में है कंसीडरिंग रेफरेंस फॉर पोटेंशियल एनर्जी n इक्वल टू 1। ठीक है बच्चा, चलो करो करो करो। सवाल बना बच्चा इसको। दिवाली की छुट्टी मिलेगी दिवाली के बाद, दिवाली की छुट्टी दिवाली के बाद मिलेगी इस बार। ऐसा मेरा आइडिया नहीं है, सुनने में आ रहा है मुझे, शायद ऐसी बातें हो, लेकिन तुम लोग छुट्टी तो मिलनी चाहिए यार। तुम्हारे बैच को पी फेस को छुट्टी मिलेगी शायद। हाँ अंशुल फिर से बनाओ। सही है बेटा फर्स्ट पार्ट, लेकिन माइनस साइन चेक कर लो बच्चा। साइन चेक करना बेटा, साइन प्लस माइनस। अरे भाई छुट्टी मिलेगी भी तो कहाँ जाओगे, छुट्टी लेके घर ही जाओगे ना। और घर पे ही तुम हो, तुम बताओ छुट्टी चल रही है तुम्हारी। मन में सोचो इस तरह से, मन में सोचो इस तरह से कि तुम छुट्टी पे हो घर पे और एक्स्ट्रा क्लास कर रहे हो, है ना। और कुछ हो ना हो, मन को शांति मिलेगी बच्चा। समझे। 1 साल की छुट्टी, बताओ छुट्टी छुट्टी में 12th निकल गया तेरा। चल बना बना। डीसी में लगी नहीं बेटा अब तक, डीसी में ही नहीं लग रही है अभी, लेकिन डीसी लग तो रही है किसी न किसी के। जो बच्चे हो यहाँ पे वो डाउट क्लास को अवेल कर सकते हो। चलो बनाओ बनाओ, अच्छा बनाओ, बातें नहीं काम ज्यादा। चल देख बच्चा मैं करता हूं, देखो देख बच्चा मैं कर रहा हूं, देखते बच्चा सॉल्यूशन के लिए। ये क्यों नहीं चल रहा है यार। देखो सॉल्यूशन में देखना बच्चा, फॉर्मूला हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं बेटा, फॉर्मूले इस्तेमाल करने वाले हैं हम ई एन इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, है ना। और ये वैल्यू जो था बेटी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर था, और ये पोटेंशियल एनर्जी की आधी थी बेटा, है ना। काइनेटिक एनर्जी के बराबर था और पोटेंशियल एनर्जी का आधा था बेटा। ठीक है, तो अब देख मैं लिख रहा हूं बेटा ई, ये हो गया टोटल एनर्जी, फिर लिखूंगा के काइनेटिक एनर्जी, फिर लिखूंगा यू पोटेंशियल एनर्जी। देखना ध्यान से बच्चा, चलो मैं n इक्वल टू 1 का लिख रहा हूं बेटा। n इक्वल टू 1 के लिए
ये होगा -13.6, ये हो जाएगा +13.6, और ये हो जाएगा -27.2। ये सारी एनर्जी बच्चा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, ये सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। देख बच्चा n = 2, n = 2 पे ये -3.4 और ये +3.4 और ये -6.8। ठीक है बच्चा, n = 3 के लिए ये -1.5, ये हमारा +1.5 और ये -3.0। ठीक है बच्चा, n = 4 के लिए है ना बेटा, n = 4 के लिए -0.85 +0.85 -1.7। ठीक है बेटा, ये हो गया n = 4 के लिए। ठीक है बच्चा, अब n = 5 के लिए लिखो। अब n = 5 के लिए लिखो, तो देख बेटा n = 5 के लिए ये हो जाएगा -0.55, ये हो जाएगा +0.55 और ये हो जाएगा 1 - 1.1। ठीक है ना बेटा। अब देख बच्चा, तेरे को हमेशा ये 5 वैल्यू हमेशा तुमको याद होनी है, याद करनी है बेटा। ये 5 वैल्यू हाइड्रोजन के 5 ऑर्बिट की एनर्जी याद रखो, है ना बेटा। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे बेटा जो हीट एंड ट्रायल मेथड से बनेंगे, है ना। और हीट एंड ट्रायल मेथड से तभी बना पाओगे जब तुम्हें वैल्यूज याद होंगी। अगर तेरे को वैल्यू याद नहीं होगी तो वो क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं, है ना। तो 5 ऑर्बिट का एनर्जी तुमको हमेशा बच्चा याद होना चाहिए। ठीक है, अब चलो मुझे बताओ बच्चा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज है ना, एक Q1 और एक Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R, तो बोलो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या फॉर्मूला है, बोलो बोलो। KQ1 Q2/R, सही बात, KQ1 Q2/R, है ना बच्चा। अब मुझे बताओ, इस फॉर्मूले के साथ कोई एजम्पशन भी है क्या, इस फॉर्मूले के साथ कोई एजम्पशन भी है क्या, बोलो बोलो, क्या एजम्पशन है। एजम्पशन ये है बेटा कि ये पोटेंशियल एनर्जी कि जब दूरी इनफाइनाइट हो तो 0 मानते हैं, है ना बेटा। रेफरेंस कहां मानते हैं बेटा, इन्फिनिटी पे, रेफरेंस मानते हैं बेटा इन्फिनिटी पे, है ना। तभी तुम्हारा बेटा ये फर्स्ट वाले पार्ट के लिए ये सही हुआ। इन सब में कहा है रेफरेंस, इन्फिनिटी पे है बेटा, है ना। लेकिन जब इन्फिनिटी पे रेफरेंस नहीं मानते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं बेटा u माइनस u इंफिनिटी इज इक्वल टू KQ1 Q2/R। इसका मतलब इसके आगे हम प्लस u इंफिनिटी ऐड करते हैं बच्चा, बात समझा ना। अगर हम रेफरेंस इन्फिनिटी पे नहीं मानते हैं, है ना बेटा, तो जब इंटीग्रेशन करते हैं बेटा तो यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करते हैं, है ना, और उस कांस्टेंट की वैल्यू 0 आती है अगर हम रेफरेंस को इनफाइनाइट मानते हैं। राइट बच्चा, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, क्वेश्चन में कहता है कि n = मानना है फर्स्ट ऑर्बिट, है ना बेटा, n = 1 को मानना है बेटा रेफरेंस, है ना। सुनना ध्यान से, तो देख बेटा फिर से निकाल रहा हूं मैं, E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, अब मैं निकालूंगा सबसे पहले बच्चा, सबसे पहले मैं निकालूंगा U निकालूंगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फिर निकालूंगा मैं K इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फिर निकालूंगा मैं E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना बेटा। तो चलो बच्चा n = 1, तो बोलो बेटा n = 1 में अगर मुझे रेफरेंस मानना है, कहा रेफरेंस कहां मानना है, फर्स्ट ऑर्बिट में, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का पोटेंशियल 0, है ना बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट का पोटेंशियल 0, है ना बेटा। तो चलो फर्स्ट की तो बात समझ में आ गई, तो सेकंड में क्या होना चाहिए, थर्ड में क्या होना चाहिए, फोर में क्या होना चाहिए, है ना बेटा, और 5 में क्या होना चाहिए, है ना। दिमाग लगाओ, बोलो मुझे इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ा, तो कहोगे एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ा, है ना।
तो मुझे बताओ इस वाले में कितना ऐड करना पड़ा तुमको, इस वाले में कितना ऐड करना पड़ा बेटा जीरो करने के लिए? 27.2। ठीक है, तो मुझे बताओ जो तुम ऐड करना है, जो तुम्हें ऐड करना है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? बोलो बच्चा, जो ऐड करना है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? बिल्कुल सही बात। तो अब बताओ मुझे बेटा, इन सब के लिए मुझे सेम वैल्यू को ऐड करना है या अलग अलग वैल्यूज को ऐड करना है? बोलो। सेम वैल्यू ऐड करना है, बिल्कुल सही बात। तो ऐड कर दो, 27.2 सब में ऐड कर दो। तो इसमें ऐड करो, कितना हो जाएगा 27.2 ऐड करने से? ये हो जाएगा बेटा 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा? इसमें ऐड करो, ये होगा बेटा 24.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें ऐड करो तो ये होगा 25.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा? इसमें ऐड करो तो ये होगा 24.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो बेटा 26.1। बोलो, कोई दिक्कत? क्लियर बच्चा? समझ में आ गया ना? ठीक। अब चलो बताओ मुझे बेटा, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला? हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर। मुझे बताओ इस हाफ एम बी स्क्वायर को रिफरेंस से कोई मतलब है क्या? नहीं ना बच्चा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो यहां तुम लिखे थे वही सेम लिख दोगे, कितना कितना हो जाएगा? तो कहोगे 13.6, 3.4, 1.5, 0.85 और 0.55 होगा बच्चा। ठीक है ना? अब ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, इसको भी ऐड करो, होगा बच्चा? क्लियर? नोट कर ले इसको फटाफट। बोलो सुमित। सर कल आपने जब डीपीपी डिस्कस की थी तो एक क्वेश्चन था जिसमें फील्ड 20 i कैप माइनस 30 j कैप टेस्ला स्पेस में थी और वेलोसिटी भी कुछ तीन उसमें थी सर, तीनों डायरेक्शंस में। हाँ हाँ और हाँ, बोलो सर बोलो बोलो। ठीक हाँ, तो ठीक, सर हाँ। उसका एंगल और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे पहचान रहे हैं कि कांस्टेंट रहेगा कि बदलेगा? अच्छा बेटा, ये बात समझ में आई थी कि एंगल 90 डिग्री नहीं है? यस सर, वो डॉट प्रोडक्ट से यस सर आ गया था। हाँ, समझ में आ गया था। तो अगर ये समझ में आ गया बेटा कि एंगल 90 नहीं है, इसका मतलब ये समझ में आया कि पाथ बनेगा, पाथ बनेगा हेलिकल। यस सर। हेलिकल पाथ में बेटा स्पीड चेंज करता है कि नहीं? स्पीड नहीं चेंज करता सर। कभी नहीं चेंज करता ना? नो सर। बोलो। इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना? बोलो। यस सर। इसका मतलब एंगल कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर होगा। आगे बात समझ में? यस, और रेडियस भी फिर उससे कांस्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। F इक्वल्स टू क्यू वी बी। हम्म। नमन। सर यहाँ सॉल्यूशन में आपने en का वैल्यू UN/2 लिखा है ना? हाँ। तो सर सेकंड केस में भी तो सर कांस्टेंट भी तो आधा होना नहीं, चाहिए ना? बिल्कुल नहीं। इस फॉर्मूले के साथ ये एजम्पशन है बच्चा कि u इन्फिनिटी पे जीरो है, हमेशा नहीं है ना बेटा। यू जब कुछ भी क्वेश्चन लिखा नहीं होता है तो कहाँ मानते हो रेफरेंस? मानते हो ना इन्फिनिटी पे? यस सर। हाँ। बोलो बेटा, एक बार फिर समझा दो। क्या समझा दूं? बोलो। बोलता ही नहीं है ऋतुराज।
सर संजय, हाँ बोलो। सर स्क्रीन ब्लर है। नहीं, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है बेटा स्क्रीन। ओके। संजय तुम बोलो। आयुष, बोलो बच्चा। एक बार और समझा दीजिए। सेकेंड पार्ट में देखते बच्चा, सबसे पहले इसमें यूज होगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट, है ना। क्या यूज होगा कि Q1Q2/R वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है बेटा जब पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे 0 हो, है ना। ठीक है, अगर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगा तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होगा। ठीक है बेटा, अगर मैंने कराया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो जरूर कराया होगा तुमको, है ना। मैं यही से यहाँ डिराइव करता हूँ बेटा हमेशा। ठीक है ना। तो देख बच्चा, प्लस सी हमारा आएगा ना हमेशा, अगर रेफरेंस दिया हुआ नहीं है तो प्लस सी आएगा। ठीक है, तो अब सेकेंड पार्ट में देखो, प्लस सी का मतलब हुआ बेटा कि जो तुम Q1Q2/R करते हो उसमें एक कांस्टेंट ऐड होगा। ठीक है बेटा, क्या ऐड होगा, एक कांस्टेंट ऐड होगा। ठीक है बच्चा, अब सुनो, ध्यान दे बच्चा। अब देख बच्चा, इस वाले केस में जब हमारा u इन्फिनिटी पे 0 था तो हमारा ये आ गया बेटा। अब क्वेश्चन में कहता है बेटा कि n इक्वल टू 1 में, है ना बेटा, n इक्वल टू 1 में हमें 0 मानना है बेटा। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 में अगर 0 मानना है, इसका मतलब जो वैल्यू हमारा है बेटा इसमें मुझे +27.2 करना पड़ेगा, बोलो, है ना। तो देखो +27.2 करना पड़ा 0 करने के लिए, और मुझे पता है बेटा जो ऐड करना होता है वो होता है कांस्टेंट, तो जो मैंने यहाँ ऐड किया वही सब में ऐड करूंगा, है ना, क्योंकि एडिशन वाला टर्म कांस्टेंट है, तो यहाँ कांस्टेंट है बेटा, सब में मैंने ऐड कर दिया, तो आगे वैल्यू सारी, है ना। काइनेटिक एनर्जी को फ्रेम से मतलब ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी को रेफरेंस से मतलब ही नहीं। गौरव तुम बोलो। सर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सर जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है उस पे वैल्यू 0 होनी चाहिए। मैक्सिमम है उस पे 0 होना चाहिए, क्या मतलब हुआ सर जैसे फर्स्ट पार्ट था तो उसमें इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 एज्यूम करी हमने, तो उसी प्रकार से हाँ, सेकेंड पार्ट पे n इक्वल्स टू 1 में भी पोटेंशियल एनर्जी 0 एज्यूम करी। तो क्वेश्चन में लिखा था 0 मानना है 1 पे, हाँ अगर सर क्वेश्चन वही। में लिखा होता कि 2 पे 0 मानना है तो +6 पॉइंटेड किया होता मैंने। यस सर, यस सर। हाँ, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है बच्चा, इसके रास्ते सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पोटेंशियल एनर्जी वाले पोर्शन को रिवाइज करो। चलो देखो बच्चा, अगला सवाल, अगला हमारा सवाल कहता है बेटा, देखो क्या कहता है बेटा, इन ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम excited to same state de-excitation takes place। ठीक है बच्चा, इसमें de-excitation हुआ, है ना, और क्या हुआ इसमें 10 photons in different wavelength, 10 photons in different wavelength are found। समझा बच्चा, 10 फोटॉन्स पाए गए अलग अलग वेवलेंथ में, है ना। तो पहला हमारा सवाल कहता है फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिट, वो ऑर्बिट की संख्या बताओ, है ना, अप टू विच एटम्स वेयर एक्साइटेड, एटम कहां तक एक्साइट थे। नंबर बी कहता है बेटा कि फाइंड द लिस्ट
एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, है ना बेटा। इसके इमिशन में जो सबसे छोटा वेवलेंथ है वो कितना है और सबसे बड़ा वेवलेंथ है वो कितना है। चलो बनाओ, करो बच्चा। रेजोनाइट बोलो भाई। सर वहाँ पे सेम लिखा है या फिर सम लिखा है, वो एक्साइटेड टू? सेम। अच्छा ओके सर। सभी एटम बेटा बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिट तक एक्साइटेड है, लेकिन कौन सा ऑर्बिट ये नहीं पता, ये पता करना है बेटा। सयान गलत हो तुम, चेक करो ठीक से, तुम उल्टा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो। करो करो बच्चा। सुनील जो है बार बार नाम चेंज कर रहा है। सुनील नाम करके हर्ष कर लिया अपना नाम। क्यों नाम चेंज कर रहा है बेटा? आप अपने नाम से प्यार करो, खुद ही नाम चेंज करते हो बार बार। बनाओ बनाओ, सही जा रहे हो बच्चों। अब सेकंड पार्ट करो। हाँ, फर्स्ट पार्ट लगभग सारे बच्चों का सही आंसर है। नहीं बेटा सुमित, आंसर 45 नहीं है, आंसर 5 होगा सिर्फ। फर्स्ट का आंसर 5 बच्चा। फॉर्मूला लगाओ, n इंटू एन माइनस 1/2 आ जाएगा आंसर। फर्स्ट का 5 आंसर बिल्कुल ठीक है। सेकंड करो बच्चा। सेम के आगे क्या लिखा है? सेम स्टेट। सेम स्टेट तक बेटा एक्साइटेड है। करो बच्चा करो। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया।
चलो बच्चा मैं करता हूं, देखो देखो बेटा, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए देख बेटा, फर्स्ट वाले के लिए कहा, देखो इसका फॉर्मूला था बेटा n इंटू एन माइनस वन बाई टू, है ना बेटा। n माइनस वन बाई टू कितना हो जाएगा, ये हमारा बच्चा 10, इसका मतलब n इंटू एन माइनस वन इक्वल टू 20, इसका मतलब बेटा n इक्वल टू 5। बोलो बेटा, तो सारे इलेक्ट्रॉन पांचवें ऑर्बिट तक एक्साइटेड थे बेटा, है ना। अब देख बेटा सेकेंड पार्ट में, तो देख बेटा अगर मैं बोलता हूं बेटा लिस्ट लैम्डा, लैम्डा मेरे को कम से कम चाहिए, है ना बेटा, इसका मतलब एनर्जी का डिफरेंस सबसे बड़ा चाहिए, तो एनर्जी का डिफरेंस सबसे बड़ा चाहिए, तो 5 से फर्स्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होगा बेटा, 5 माइनस वन, इससे बड़ा डिफरेंस तो कोई होगा नहीं, है ना। और ये सारा एनर्जी किस में जाएगा बेटा, फोटोन में जाएगा ना, बोलो, है ना बेटा। तो कितना कर दोगे इसको, लैम्डा इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई E5 माइनस E1, है ना बेटा। एच सी कितना हो गया, तो कहोगे 12,400, है ना बेटा। और ये कितना, ये बेटा 13.6 और ये 0.55, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 13.05, है ना बेटा। ये कितना हो जाएगा, देखो देखो बेटा कितना हो जाएगा, मैं करता हूं कैलकुलेट, 12,400 डिवाइड बाई 13.05, ये बेटा 950, ये आ रहा है बेटा 950 एंगस्ट्रम आ रहा है, ठीक है। सी देख बेटा कहता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो देख तो बेटा अगर मेरे को चाहिए लॉन्गेस्ट लैम्डा, लॉन्गेस्ट लैम्डा चाहिए बेटा, है ना, तो लॉन्गेस्ट लैम्डा की बात करेंगे बेटा, तो कहेंगे हम एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम डिफरेंस बेटा कौन सा होगा, E5 माइनस E4 ना, बोलो बेटा, ठीक है, E5 माइनस E4, इससे कम डिफरेंस कहीं नहीं होता बेटा, है ना। तो क्या हो जाएगा, E5 और E4 में डिफरेंस ये था बेटा 0.55, ये था 0.55, और ये था बेटा 0.85, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0.3, है ना। 0.3 इक्वल टू 12,400 बाई लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू 12,400 बाई 0.3, कितना हो जाएगा बच्चा ये 12,400 डिवाइड बाई 0.3, ये हो जाएगा बेटा 4133, ये हो जाएगा बेटा 41,333 एंगस्ट्रम, ठीक है। लिख ले, नोट कर ले बच्चा। गुड आदित्य, गुड। आयुष बोलो बेटा। हेलो। हाँ बोल बेटा बोल। हेलो। हाँ आवाज आ रही है, बोलो बच्चा। यस सर, मैं ये सर वेवलेंथ का जो रेंज निकालना था सर, इसके लिए हाँ सर वेलोसिटी और रेडियस का यूज नहीं कर सकते सर? वेलोसिटी रेडियस की यूज करें, क्या मिलेगा बेटा हम लोग को, सर वो रेंज अपना वेवलेंथ का। तो वेवलेंथ का बेटा वेलोसिटी से क्या संबंध है, वेलोसिटी तो फोटोन का होता है कांस्टेंट ही बेटा। सर v इज इक्वल टू ओमेगा आर का यूज किया था सर। तो v इक्वल टू ओमेगा आर के लिए बेटा ये किसका हो जाएगा फॉर्मूला, सर ओमेगा सर फ्रीक्वेंसी निकाल लिया उससे सर बच्चा ये तुम सारा काम कर दिया इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना, लेकिन क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन का नहीं था, क्वेश्चन फोटोन का था, ठीक है। v इक्वल टू आर ओमेगा तुम करोगे ना बच्चा, इलेक्ट्रॉन का मोशन सर्कुलर है ना, ठीक है। सर फोटोन का मोशन तो डिफाइंड नहीं है ना सर? क्या क्या दिमाग में आते रहता तुम लोग का यार, सुबह सुबह उठ के नाश्ता कर लिया कर, खाली पेट में घटिया आइडिया आते हैं। देख बच्चा कहता है कंसीडर ए हाइपोथेटिकल एटम, ठीक है बेटा, कहता है कोई इमेजिनरी एटम मानो, है ना बेटा, ठीक है, फॉर्म्ड बाई
इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ठीक है बेटा, ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन, है ना बच्चा, और ये है पॉजिट्रॉन। समझा ना बच्चा? इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन क्या? पॉजिट्रॉन मतलब ऐसा एक पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन का जुड़वा भाई है, लेकिन कंफर्म है कि वो इलेक्ट्रॉन नहीं है ना बेटा? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जुड़वा भाई हैं, है ना, लेकिन एक हीरो है और एक विलेन है ना? ये बेटा क्या है? पॉजिटिव चार्ज का, बिल्कुल बराबर मास का, है ना बेटा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव लेकिन नेगेटिव के बराबर। ठीक है बच्चा, है ना? जितना मास इलेक्ट्रॉन का उतना ही मास प्रोटॉन का। ठीक है बच्चा, चलो। लेकिन ध्यान रहे, पॉजिट्रॉन जो होता है बेटा, ये नेचर में प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, है ना? जैसे ही फॉर्म होता है बेटा, जैसे ही फॉर्म होता है वैसे ही वो किसी न किसी इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर एंटी पार्टिकल्स। ठीक है बच्चा, है ना? लेकिन मान लो अगर मैं एग्जिस्ट कर गया तो कहेंगे बेटा देख, जो प्रोटॉन की कमी है वो पॉजिट्रॉन पूरा कर दिया, प्रोटॉन की कमी क्या पूरा कर दिया? पॉजिट्रॉन। ठीक है बेटा, तो सवाल पूछता है फाइंड रेडियस ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट। तो बताओ इसके ग्राउंड स्टेट में क्या इसका होगा रेडियस, है ना बेटा? ठीक है, एंड एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट। समझा बच्चा? ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या होगा निकाल लो, है ना? क्योंकि ये निकाल लोगे तो सभी निकाल लोगे फिर तो। चलो डिराइव करना पड़ेगा बेटा, जैसे हम लोगों ने डेरिवेशन किया था ना बेटा, बिल्कुल वैसे ही तुमको डिराइव करना पड़ेगा इस बार। आशुतोष बोल बच्चा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये कह रहे हैं कि सर जो E1 जो हमारा है ना वो नेगेटिव है हाइड्रोजन एटम के लिए, हाँ और बच्चा, E5 है वो पॉजिटिव है, तो E5 माइनस E1 हो जो होगा वो मतलब एक E1 मिनट एक माइनस। मिनट एक मिनट, चुप चुप चुप। E5 पॉजिटिव किसने कहा तेरे को? सर E5 की वैल्यू 0.55 है ना। नेगेटिव था ना? जब कुछ भी लिखा ना हो तो इन्फिनिटी पे रेफरेंस मानते हैं। इन्फिनिटी है मानोगे रेफरेंस, तो अपने नोट यस पे सर, चेक सर करो। हाँ, सब सारा एनर्जी नेगेटिव बेटा, ठीक इन्फिनिटी ठीक पे ओके। जीरो, इन्फिनिटी पे जीरो मानते हैं। आदित्य पूछ रहा है कि एचसीवी में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्यों दिया है? भाई ये सवाल तो एचसीवी से आंसर करेंगे ना, मैं नहीं कर पाऊंगा। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 12th में टॉपिक है भी, भले ही क्वेश्चन नहीं आता है। देखो डेल क्या पूछ रहा है कि सर कोटा वापस आने पर टी शर्ट छाता और जैकेट मिलेगा ना? हाँ मिलेगा, लेने आ जाओ। कॉमेडी है। चल पड़ा, सवाल बना। क्वेश्चन बनाओ क्वेश्चन। ये बोल रहा है इस बार मास्क मिलेगा, ये भी सही बात है। हाँ मास एम ही लोगे ना बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास तो नोन है, जितना इलेक्ट्रॉन का मास उतना ही पॉजिट्रॉन का मास। जैसे कि हाइड्रोजन एटम का बच्चा ग्राउंड स्टेट में कितना होता है बताओ? हाइड्रोजन का एनर्जी ग्राउंड स्टेट में -13 होता है ना रे, और रेडियस होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसका कितना होगा पूछा गया क्वेश्चन। निकालो निकालो।
करो करो बच्चा। चल देख बच्चा मैं करता हूं, देख बच्चा सीखो। देखो बच्चा, अब कहता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, है ना बेटा, दोनों का मास बराबर है बेटा, और जब दोनों का मास बराबर है तो सिस्टम कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा बेटा। तो सिस्टम जो है कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा बेटा, और दोनों जो है बेटा ये दोनों ऐसे घूमेंगे सर्कुलर ऑर्बिट में, बोलो ठीक है। और सिस्टम जो है बेटा वो कॉमन सेंटर ऑफ मास के घूमेगा जिस तरह से ग्रेविटेशन में घूमता था बेटा डबल स्टार सिस्टम। तो ये सर्किल का हो गया बेटा सेंटर, और ये हो गया क्या हमारा रेडियस Rn, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऐसे मान लो बच्चा Vn, दोनों मास बराबर है ना बेटा, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी Vn होगी ना बच्चा। अब इसका बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, तो क्या कहोगे, इधर की तरफ लगेगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया बेटा, देख इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया तुम्हारा mv²/Rn है बेटा, बोलो है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कहोगे 1/4πε0 E²/Rn²। तो Rn तो बेटा हमारा कट गया, तो क्या हो जाएगा बोलो, mVn का स्क्वायर इंटू Rn इज इक्वल टू E²/4πε0, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ बोर्स क्वांटाइजेशन रूल में जिस एंगुलर मोमेंटम की बात हुई थी बेटा, उस एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताओ मैंने क्या लिखवाया था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम या एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो बेटा। तुमने जो L इक्वल टू NH/2π लिखा था बेटा, इसमें एंगुलर मोमेंटम किसका था, एटम का था या इलेक्ट्रॉन का लिखवाया था मैंने, कहा था ना बेटा एटम का, इलेक्ट्रॉन का नहीं, है ना। तो देख बेटा एटम का जब करोगे तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे इसकी अगर बात माने, एक गड़बड़ हो गया, गड़बड़ दोनों के बीच की दूरी बेटा 2r ना हो जाएगी, बोलो है ना। तो ये हो जाएगा बेटा 4r² हो जाएगा ना, बोलो। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 16, ये हो जाएगा बच्चा 16। यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, mVn इंटू Rn इंटू 2 हो जाएगा ना बेटा, बोल होगा ना, ठीक है। तो क्या बन गया बेटा हमारा, बन गया mVn Rn इक्वल टू, ये हो गया बच्चा NH/4π, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करो, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करोगे बेटा तो क्या देखो बताओ, बच जाएगा हमारा Vn, बच जाएगा हमारा Vn इक्वल टू, ये हो गया बेटा E²/16πε0 इंटू ये 4π/NH, इसका मतलब Vn इक्वल टू कितना हो गया बेटा, E²/4ε0NH, बोलो बेटा है ना। Vn इक्वल टू क्या हो जाएगा, E²/4ε0NH, ठीक है बच्चा। अब इसको पुट कर लो इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में क्या होगा बेटा, Rn इक्वल टू NH/4πm इंटू 1/v 4ε0NH डिवाइडेड बाई E², 4 हो गया बेटा कैंसिल, तो Rn क्या हो गया बोलो, ये हो गया बेटा N²H² बाई πm E², बोलो बेटा होगा, देख लो अच्छे से, एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले बच्चा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले, सही है ना। तो देखो बेटा अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो आ गया ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाएगा, Rn इक्वल टू H² बाई πm E², ये वही वैल्यू आएगा बेटा जो तेरा पहले आया था, बोल बेटा 0.53 एंगस्ट्रॉम, बोलो बोलो बेटा,
जो पहले आया था वही आएगा ना बेटा, 0.53 एंगस्ट्रम, है ना। अब चलो एनर्जी की बात करो, एनर्जी की बात करोगे बेटा तो क्या कहोगे, ई एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना बेटा। ठीक है, रुको, चलो काइनेटिक एनर्जी निकाले। काइनेटिक एनर्जी कहोगे बेटा हाफ एम बी एन स्क्वायर इंटू 2, दोनों में ना बेटा, तो हो जाएगा एम बी एन स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा, ये एम बी एन स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो क्या होगा, बोलो बच्चा, एम बी एन का स्क्वायर, बी एन का वैल्यू पुट करेंगे यहां से बेटा, पुट करो, कितना हो जाएगा, e टू द पावर 4, e टू द पावर 4 बाई 16 एप्सन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी निकाल बेटा, 1/4 पाई एप्सन नॉट माइनस ई स्क्वायर बाई आर एन। इसका मतलब बेटा माइनस ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सन नॉट इंटू आर एन, उल्टा पुट करो तो हो गया पाई एम ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर एप्सन नॉट। बोल बेटा होगा, तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया माइनस ऑफ पाई कैंसिल हो गया बेटा, ये हो गया m e टू द पावर 4 बाई 4 एप्सन नॉट h स्क्वायर एप्सन नॉट। बोलो बेटा n स्क्वायर छूट गया ना, तो ये पुट करना था ना मुझे, n स्क्वायर भी होगा यहाँ पे, तो 4 हो जाएगा बेटा 4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सन नॉट स्क्वायर होगा बच्चा। ठीक है, अब देखो इसमें टोटल एनर्जी की बात कर लो, टोटल एनर्जी हो जाएगा बच्चा k प्लस यू। ठीक है बच्चा, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये देखो बेटा 1/16 और ये -1/4, ये हो जाएगा बच्चा माइनस ऑफ 3/16, है ना। m e टू द पावर 4 बाई 4 बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सन नॉट, है ना बेटा। इसको कर लो माइनस ऑफ 3/2 इंटू एम ई टू द पावर 4 डिवाइड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सन नॉट। बोल बेटा होगा। अब सोच बेटा, इस वाले केस में जो ये हमारा सिस्टम है ना बेटा, इसकी वैल्यू कितनी थी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 सॉरी, या 8 भी आएगा, 8 को इंक्लूड करता हुआ, है ना बेटा। इस 8 को इंक्लूड करता हुआ n इक्वल टू 1 पुट करो तो ये हो जाएगा बेटा -3/2 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा। तो इतनी इसकी एनर्जी आएगी बेटा। ठीक है, समझा, लिख लो, नोट कर ले बच्चा। अंशुल बोलो। सर आपने जो बोला था कि एंगुलर मोमेंटम एटम का होता है, लेकिन तो सर इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन क्योंकि का तुम जो पढ़ा था उसमें वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस रेस्ट में था। यस सर। हम लोग डेरिवेशन किए थे तो एटम रेस्ट में न्यूक्लियस रेस्ट में था बच्चा, है ना, यस सर। इसलिए उसके मोशन काउंट करने की जरूरत नहीं। ओके सर। सर यहाँ पे फिर MVN/Rn इंटू 2 कैसे आ गया? दो पार्टिकल है ना बेटा, दोनों घूम रहा है ना, देखो। तो सर एंगुलर मोमेंटम तो दोनों का अपोजिट हो गया ना, तो कैंसिल हो जाना चाहिए अरे ना। ढक्कन ठीक से देख भाई, भाई तुम लोग ऐसा ऐसा बेकार सवाल पूछो, क्या बोलूंगा मैं यार। श्वेताश्व, हेलो सर। हाँ बोलो। सर ई प्लस न्यूक्लियस की तरह ऐड कर रहे हैं ना, कि जो मोशन में है। मास बराबर है बच्चा कि अलग अलग है, बराबर ही है। बराबर है। बताओ, अर्थ के चारों तरफ घूमता है सैटेलाइट, तो अर्थ को क्या मानते हो, रेस्ट में कि मूविंग? मतलब ये तो रिलेटिव हो गया सर, कि अब बेटा अर्थ और सैटेलाइट पढ़े थे तुम, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़े थे, याद यस करो। सर, यस तो सर। वहां क्या माने थे, अर्थ को रेस्ट में माने थे कि मूविंग माने थे? रेस्ट। रेस्ट में माने थे। क्यों माने थे रेस्ट में? सर सैटेलाइट पूरा मूव करेगा, फिर से वहीं पर आ जाएगा। क्यों रह जाएगा अर्थ वहां पे? कोई जवाब नहीं दे रहा। फिर डबल स्टार सिस्टम पढ़ा था,
यस सर, पढ़े थे सर, पूरी तरीके से उस पर ध्यान दे के तो रिवाइज भी नहीं किए थे। तो कर बच्चा, चीजों का इस्तेमाल तो जाएगा ना आगे, फिजिक्स में ही तो समस्या है। आदित्य सर यहाँ पर ये Rn वाले स्टेप में जहाँ n इज इक्वल टू 1 पुट करा है, तो इसमें Rn हाँ, के एक्सप्रेशन में नीचे Z भी आता था, तो Z को 1 पुट करा। क्योंकि इस सवाल में एक ही इलेक्ट्रॉन है बच्चा और एक ही पॉजिट्रॉन है। तो सवाल पे ध्यान नहीं देते हो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देते नहीं हो। संकेत चला गया। बेटा चीजों पे ध्यान दिया कर, समझा? ध्यान नहीं दोगे तो भारी समस्या आएगी तुम्हें। कौन चीज पर डेरिवेशन में और इसमें क्या अंतर था, ये जरूरी है ना जानना। अब नोट में एक पॉइंट लिखो, नोट में एक पॉइंट लिखो। इफ वी कंसीडर, अगर हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि मोशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी मूव करेगा, है ना? अगर तुम ये मानते हो कि न्यूक्लियस भी मूव करेगा तो सिस्टम कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा। तो क्या कहोगे कि न्यूक्लियस हो गया बेटा Ze और ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन, है ना? ठीक, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में आएगा। बोलो, अगर ये बहुत भारी है, अगर ये बहुत भारी है तो रेडियस बहुत छोटा होगा बेटा, लेकिन जीरो तो कभी नहीं होगा, है ना? इसलिए ये न्यूक्लियस जो है बेटा, ये एक बहुत छोटे सर्किल में घूमेगा, है ना? और इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो ऐसे घूमेगा, समझे बेटा, है ना? और जो इसका रेडियस होगा बेटा Rn है, R1, ठीक है, और जो इसका रेडियस होगा R1, ठीक, सॉरी R2, ये R1 प्लस R2 कहेंगे हम क्या, Rn, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, है ना बेटा? फिर डिराइव कैसे होगा, जैसे मैंने करके बताया वैसे ही डिराइव होगा, ठीक है बच्चा? लेकिन इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है देखो, शॉर्ट ट्रिक इसमें यह है कि रिप्लेस m बाय म्यू इन ईच फॉर्मूला। हर फॉर्मूले में m पे म्यू पुट करो, हर फॉर्मूले में m की जगह पे म्यू पुट कर दो, ठीक है बच्चा? हर फॉर्मूले में m की जगह पे म्यू, ठीक है? और म्यू क्या होगा, स्मॉल m प्लस m, ठीक है? इसे कहा जाएगा, क्या कहते हैं बेटा इसको, इसे कहते हैं रिड्यूस्ड मास। इसका नाम क्या है, रिड्यूस्ड मास, समझा बेटा? इसको ऐसे रखो, स्मॉल m बाई कैपिटल M प्लस 1, ठीक है बेटा? अगर कैपिटल M इंक्रीज करेगा तो रिड्यूस मास का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, ठीक है बच्चा? बात समझ में आ गया? ठीक है, देखना बच्चा, इसमें जो रिड्यूस मास पुट करेंगे, है ना? तो चलो इसी कॉन्सेप्ट से अगर मैं इसको करूं, अगर इसी कॉन्सेप्ट से मैं इसको करूं, है ना? तो देखो बेटा दोनों का मास बराबर था ना इस बार, जब दोनों का मास बराबर था बच्चा, है ना? तो बताओ रिड्यूस्ड मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो, रिड्यूस्ड मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर दोनों मास बराबर बोलोगे तो रिड्यूस्ड मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m/2। अब देखो, अगर ये m/2 हो जाए इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस डबल हो गया, डिस्टेंस डबल हो गया ना, ठीक है? तो देख बेटा, रेडियस तेरा आया था 0.53 एंगस्ट्रम, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के बीच की दूरी कितनी हो गई, बोलो? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की दूरी कितनी हो गई, 1.06, डबल हो गया बेटा। मास आधा करेंगे डिस्टेंस डबल हो जाएगा, बोलो बात समझ में आया? तो हर बार यही करना बच्चा। तो कोई पूछ सकता है ना बेटा इसमें हम लोग को कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरॉन में क्या डिफरेंस है, किसका बड़ा रेडियस से छोटा रेडियस होगा, निकाल सकते हो?
संकेत? तो सेंटर ऑफ मास में भी सर ये रिड्यूस्ड मास का पड़ा था, ये वही है क्या सर? हाँ वही है सेम, बिल्कुल वही है। कोई बताओगे बेटा कहां तक पढ़े थे हम, कहां तक दिया था होमवर्क, याद है किसी को? बोलिए टेस्ला साहब। सर आपने होमवर्क दिया था कि एसी का कंप्लीट करना और इसका मॉडर्न फिजिक्स का ए और बी सेक्शन। एसी में करना है हम लोग को? एसी में हम लोग को सर पार्ट 3 करना है सर, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 एसी में। हाँ सर। और मॉडर्न में दिया था सेक्शन ए बी। हाँ सर। तो एसी में एक्सरसाइज 1 पूरा हो गया था। हाँ सर। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा हो गया था। हाँ सर। और एक्सरसाइज 3 करना हम लोग को है, और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 करना है ना? हाँ ठीक, सर। ओके। ओम क्या बोलना है बेटा तुम्हें? कुछ नहीं सर, बस वही बता रहा था आज का होमवर्क। ओके ठीक, चलो सीट निकालो बेटा फिर एसी का। एसी का सीट निकाला जाए बच्चा। फिर 2 पार्ट 3 से स्टार्ट करते हैं। निकालो बच्चा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 3 पूछना है, 1 पूछना है, 1 भी पूछना है। देखो 1 में कहता है एवरेज पावर कंज्यूम्ड। एवरेज पावर कंज्यूम्ड एसी में क्या होता है ना बेटा? ये तो फॉर्मूला होता ही है, सब लोग जानते हो, है ना? ये भी तुमको बता चुके हैं, IRMS² इंटू आर, है ना बेटा? ठीक, और ये वाला फॉर्मूला भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जब इस वाले फॉर्मूले में पुट करोगे, क्या पुट करोगे? BRMS इक्वल टू IRMS इंटू जेड, और cos फाई इक्वल टू R बाई जेड पुट करो, आ जाएगा, सारा आ जाएगा बेटा ऑप्शन। ठीक है, आगे चलो। नंबर 3 देखो बेटा, नंबर 3 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, कहता है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव जीरो एवरेज वैल्यू ओवर ए साइकिल इफ इंडक्टर कॉइल हैव सेम सम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू सिनुसॉइडल एसी सोर्स। बोल तो बेटा, कहता है बेटा इंडक्टर कॉइल में कुछ रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। तो देख बेटा इंडक्टर कॉइल में कुछ रेजिस्टेंस भी है ना? तो देख बेटा इंडक्टर कॉइल में अगर कुछ रेजिस्टेंस भी है ना, तो कहता है बेटा कौन सी चीज जीरो नहीं होगी एक साइकिल में? ना बेटा जीरो होगी, पूछ रहा है, जीरो होगी ना? तो देख बेटा अगर तुम कहते हो करंट, तो अगर करंट एसी है तो जीरो होगा ही होगा एक साइकिल में, जीरो, है ना बेटा? अब सोचो अगर करंट हमारा एसी है बेटा, तो ईएफ जो होगा वो भी साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन होगा,
ये भी हमारा 0 होगा, बोलो बेटा, है ना। लेकिन अगर तुम हीट की बात करते हो या मैग्नेटिक एनर्जी की बात करते हो तो हीट हमारा क्या होता है बेटा, आई स्क्वायर आर ना। तो आई स्क्वायर का एवरेज 0 तो होगा नहीं बेटा, और इंडक्टर की एनर्जी होती है बेटा हाफ एल आई स्क्वायर, है ना। ये भी हमारा आई का स्क्वायर में एवरेज 0 नहीं होगा, ठीक है। आगे चलो, नंबर 5 पूछना है किसी को। देख बेटा नंबर 5 में, नंबर 5 कहता है बेटा इन एन एसी सोर्स। नंबर 5 में कहता है क्या, देखो, इन एन एसी सीरीज सर्किट। एसी सीरीज सर्किट में क्या हो रहा है, देखो बेटा, व्हेन द इंस्टेंटेनियस सोर्स वोल्टेज मैक्सिमम, इंस्टेंटेनियस सोर्स वोल्टेज मैक्सिमम है ना, तो इंस्टेंटेनियस करंट हमारा 0 है। देख बच्चा, अगर ई हमारा मैक्सिमम बेटा और आई हमारा 0 है, इसका मतलब क्या है कि फेज डिफरेंस π/2 है, बोलो बेटा, एक साइन है और एक कॉस है ना। तो फेज डिफरेंस π/2 किस में होगा, बोलो, कैपेसिटर में और इंडक्टर में, है ना। ठीक है बच्चा, और सोचो, अगर तुम इंडक्टर और कैपेसिटर कंबाइन भी करोगे बेटा, और अगर इसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी तो बेटा इसी लाइन पे आएगा ना। और अगर इसी लाइन पे आएगा तो फिर से फेज डिफरेंस 90 होगा, चाहे रिजल्टेंट ऊपर हो चाहे रिजल्टेंट नीचे हो। तो सी भी हमारा सही हो गया। 6 देख बच्चा, 6 में कहता है क्या कि ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी। कॉइल का इंडक्टेंस है बच्चा 5 मिली हेनरी, है ना। देख बच्चा, कॉइल का इंडक्टेंस हमारा है L बराबर 5 मिली हेनरी, negligible internal resistance is connected to an oscillator giving an output of, EMF दे दिया तुमको 10 sin ओमेगा टी, ठीक है बच्चा। अब कहता है पहला ऑप्शन, देखते बच्चा, अगर मैं पहला ऑप्शन को चेक करूं तो कहता है ओमेगा इक्वल टू पुट करो 100 रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा हो गया बेटा 100, तो एक्सेल कितना हो जाएगा, ओमेगा एल, तो हो जाएगा 0.5। तो इसमें पीक करंट क्या हो जाएगा बेटा, तो कहोगे वी नॉट बाई एक्सेल, वी नॉट हो गया बेटा कितना हमारा 10 वी नॉट 10 और ये 0.5, तो ये हो गया 20। ऑप्शन नंबर ए, जैसे मैंने ऑप्शन नंबर ए को चेक किया उसी तरह से बाकी को भी चेक करो। क्वेश्चन नंबर 8 देख बेटा, 8 में क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बेटा, कहता है इन द फिगर सोन द बोथ द बल्ब, दोनों बल्ब हमारे बेटा आइडेंटिकल हैं। जब दोनों बल्ब बेटा आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस सेम है ना, ठीक है। अच्छा, तो क्या होगा, ब्राइटनेस ज्यादा किसका होगा, तो देख बेटा, अगर तुम इसमें एक्सी निकालो तो एक्सी हो जाएगा बेटा 1/ओमेगा सी, ये हो जाएगा 1 ऑफ ओमेगा। देखो बेटा फ्रीक्वेंसी दिया है ना, फ्रीक्वेंसी दिया तो ओमेगा निकल जाएगा 2πf, तो ये हो गया बेटा 100 पाई इंटू सी है बच्चा 500 माइक्रोफैराड, 500 माइक्रोफैराड 10 का पावर 6, इसका मतलब हो गया बच्चा ये 100/5, 100/5, इसका मतलब हो गया 20/पाई, है ना। अब चलो बच्चा एक्सएल निकालो, एक्सएल हमारा क्या होगा, ये होगा बेटा ओमेगा एल, तो ओमेगा हो गया 100 पाई इंटू एल, एल हमारा है बेटा 10 मिली हेनरी, 10⁻³ कितना हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा बेटा पाई हो जाएगा, है ना। ठीक, तो देखो बच्चा, एक्सी जो हमारा आया वो एक्सएल से बड़ा आया, है ना। तो ऊपर वाले को मान लो Z1 और नीचे वाले को मान लो Z2, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि Z1 की वैल्यू Z2 से बड़ी होगी, इसका मतलब I1 की वैल्यू I2 से छोटी होगी, है ना। जिसमें ज्यादा करंट जाएगा बच्चा उसमें ज्यादा आएगी ब्राइटनेस, है ना। तो बी हमारा सही हो गया, ठीक है। अब सोचो, अब कहता है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज इंक्रीज्ड, अगर तुम ओमेगा इंक्रीज करोगे बेटा तो एक्सी की वैल्यू घटेगी और एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी, बोलो, है ना। तो क्या होगा, Z2 हमारा क्या कहेंगे बेटा, Z1 हमारा डिक्रीज करेगा और Z2 इंक्रीज करेगा, है ना, समझे बेटा, ठीक है। ये आरएमएस से बच्चा, हाँ। तो अगर हमारा ये इंक्रीज करेगा तो क्या समझ में आया, इसका मतलब B1 की ब्राइटनेस बढ़ेगी और B2 की ब्राइटनेस घटेगी, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन भी सही हो गया बेटा। 12 पूछना है अब, 12 और 15, 11 भी चाहिए। देखो बेटा 11 में कहता है इन द एसी सर्किट shown below the supply voltage has constant RMS value V but variable frequency F at resonance, क्या होगा रेजोनेंस कंडीशन में, क्या होगा, है ना। तो रेजोनेंस कंडीशन में तो Z इक्वल टू R के बराबर होता ही है बेटे, जानते हो तुम, तो पहला सही हो गया। हैज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ, निकाल लो, ओमेगा बराबर 1/√LC, है ना। L तुमको पता है बेटा और C तुमको पता है, ओमेगा निकालने के बाद फ्रीक्वेंसी निकाल लो, है ना। हैज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 180 आउट ऑफ फेज, सही है बच्चा, ये तो हमेशा उल्टा ही होता है ना, कैपेसिटर और इंडक्टर का वोल्टेज। हैज ए करंट गिवन बाय, करंट निकाल सकते हैं बेटा, देखो गलत है ना, ये प्लस नहीं यहाँ माइनस होगा बेटा, बोलो, तो ये गलत है। 12 चलो, बारह बताना पड़ेगा, ध्यान दो बच्चा। देख बेटा 12 में कहता क्या है सोल्यूशन, देखो बेटा कहता है एक टाउन सिचुएटेड 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए पावर हाउस एट 440 वोल्ट। देखो बेटा कहता है एक टाउन है ना बेटा, ये किसी पावर हाउस से, ये टाउन जो है ना, यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है बेटा। इस शहर को चाहिए 440 वोल्ट पे एनर्जी चाहिए बेटा, इसको 440 वोल्ट पे 600 किलोवाट चाहिए, 440 वोल्ट पे 600 किलोवाट चाहिए, है ना। वो नहीं, पावर हाउस हमारा 440 पे है, पावर हाउस हमारा 440 पे है बेटा, ठीक ना। पावर हाउस हमारा 440 पे है और ये हमारा 220 पे था, ये हमारा था 220 पे। एक मिनट रुको, अंडू कैसे होगा ढूंढने दो मुझे। रुक जा बच्चा 1 मिनट, हाँ। देख बेटा ये हमारा, इसको चाहिए 220 वोल्ट पे 600 किलोवाट, ठीक है। अब कहता है रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन, देख बच्चा जो ट्रांसमिशन लाइन लगेगी, वो ट्रांसमिशन लाइन लगेगी बेटा, 2 वायर लगेगी ना, एक करंट जाने के लिए बेटा और एक करंट आने के लिए, बोलो। तो इसका मतलब पूरे का कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, पूरे का रेजिस्टेंस हो जाएगा बेटा 0.4 इंटू डिवाइड बाई 20 इंटू 2, ऊपर भी नीचे भी, तो ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा 8 ओम, ठीक है। अब देखो कहता क्या है, कहता है बेटा द टाउन गेट्स पावर फ्रॉम ए लाइन थ्रू ए 3000 वोल्ट 220 वोल्ट ट्रांसफार्मर। देख बच्चा इस वाले पॉइंट पे यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा है, ठीक है, और इस ट्रांसफार्मर के बारे में कहता है बेटा कि इसको इनपुट मिला है 3000 वोल्ट, है ना बेटा,
इसको इनपुट मिला है 3000 वोल्ट और आउटपुट दे रहा है ये 2000 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो अब देख बेटा, ये जो पावर हाउस है ये 600 किलोवाट की एनर्जी इस ट्रांसफार्मर के पहले लाके दे देगा, बोलो है कि नहीं। अब ये टाउन जो है उसको कैसे एडजस्ट करता है ये इसके ऊपर है, बोलो बात समझे ना बेटा। इसका मतलब 600 किलोवाट की जो एनर्जी है ना, वो क्या है, वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज हो गया बेटा 3000 और करंट हो गया आई, तो करंट कितना हो जाएगा बच्चा 200 एम्पियर। तो करंट अगर हो गया 200 एम्पियर, तो देखो बेटा अगर हमारा इस वायर में 200 एम्पियर करंट फ्लो हुआ है तो इसमें हीट लॉस भी होगा, पावर लॉस होगा। पावर लॉस कितना हो जाएगा 200 स्क्वायर इंटू 8, सॉरी 200 इंटू 8 है ना बेटा। तो कितना लॉस हो जाएगा बेटा, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ गड़बड़ ही हो गया। ये रेजिस्टेंस हमारा 8 नहीं है, ये 16 ओम है बेटा, ये भी हमारा 16 ओम हो जाएगा, बोलो ये भी हमारा यहाँ 8 नहीं होगा, यहाँ 16 होगा, तो ये हो जाएगा बेटा 640 किलोवाट, समझा। तो देखो बच्चा 640 किलोवाट की एनर्जी लॉस हो रही है ना। ठीक है, तो पहला कहता है लॉस ऑफ हीट, सही है बच्चा, लॉस इन द फॉर्म, बी गलत है, सी देखो। तो देखो बच्चा 600 किलोवाट की सप्लाई करनी है एनर्जी और 640 का लॉस करना है, तो 1240 सप्लाई करना पड़ेगा, तो डी गलत है। अब देखो 15 में, 15 में कहता है बेटा देख बेटा 15 में, कहता है इन ए सीरीज आरसी सर्किट द सप्लाई वोल्टेज Vs is kept constant at 2 volt and frequency f of the sinusoidal voltage applied। देखो ना बच्चा ध्यान से, इस सवाल में कहता है बेटा एक सीरीज आरसी सर्किट है, एक सीरीज आरसी सर्किट है, इसमें आर है और इसमें सी है ना। इसको रख दिया 2 वोल्ट पे, इसको रख दिया बच्चा 2 वोल्ट पे, and the frequency f of the voltage is varied from 500 hertz to 2000 hertz। कहता है the voltage across the resistor R equal to 1000 ohm is measured each time as the voltage VR। इसका वोल्टेज नापा गया VR। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ C, द स्टूडेंट ड्रॉज ए लीनियर ग्राफ। तो कहता है बेटा किस वाले में ग्राफ बनेगा लीनियर। ठीक है बेटा, देखो तो पहला पूछा है फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर वर्सेस वीआर का स्क्वायर, तो देख बेटा इसमें इम्पीडेंस क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। तो करंट हमारा कितना हो जाएगा V अपॉन जेड, है ना बेटा। तो करंट अगर हमारा हो गया बच्चा V बाई जेड, है ना, तो इसमें हमारा बोयर कितना हो जाएगा बच्चा I इंटू आर हो जाएगा बेटा, है ना। इसका मतलब I इंटू आर हो गया V अपॉन जेड। तो देख बच्चा वी आर अपॉन जेड करोगे तो ये हो गया वी आर डिवाइड बाई जेड का स्क्वायर। जेड जेड कितना हो जाएगा बच्चा आर ई स्क्वायर प्लस एक्स ई स्क्वायर, है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा हमारा देखो क्या इज इक्वल टू वी इंटू आर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी का वैल्यू 1 बाई एक्सी कितना हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू सी, है ना बेटा। अब सोच के बता, अगर वी आर का स्क्वायर किया जाए बच्चा, अगर वी आर का स्क्वायर किया जाए, पहला ऑप्शन नहीं करने बोला ना बेटा, वी आर का स्क्वायर वर्सेस एफ स्क्वायर, तो वी आर का अगर स्क्वायर करो इस केस में
तो वी आर का स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा वी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एफ स्क्वायर सी। बोलो बच्चा होगा सी स्क्वायर। अब बताओ क्या वी आर स्क्वायर वर्सेस एफ स्क्वायर ग्राफ बनेगा बेटा स्ट्रेट लाइन? बोलो कोई संभावना है? नहीं ना बच्चा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए गलत है। अब कहता है 1/f स्क्वायर अगेंस्ट वी एस स्क्वायर बाई वी आर स्क्वायर। चलो इसी को फिर सॉल्व करो, इसी इक्वेशन को दोबारा सॉल्व किया जाए। इसको कर दो बेटा 1/v r स्क्वायर, तो 1/v r स्क्वायर करोगे है ना, ठीक है, और v को भी यहीं ले आओ और उल्टा कर लो, है ना, तो हो जाएगा v स्क्वायर बाई वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देख बेटा इस पैरामीटर को इधर ले आओ उल्टा करके, तो क्या हो गया, ये हो गया आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, इसको उल्टा हुआ ना, तो सॉरी उल्टा हुआ, रुको रुको, ये हो गया बेटा आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो हो गया बेटा 1 प्लस 1/4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 1/f स्क्वायर। बोल बच्चा, और ये वी स्क्वायर बाई वी आर स्क्वायर। तो बोल बेटा इसका ग्राफ और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा या नहीं बनेगा? बोल बच्चा, अरे y बराबर mx प्लस सी दिख तो रहा है, बनेगा ना बच्चा? हाँ, तो b हमारा सही हो गया। c कहता है 1/f स्क्वायर वर्स अगेंस्ट 1/r स्क्वायर। तो देख बेटा vs जो हमारा है वो तो कांस्टेंट है, सोर्स का वोल्टेज तो कांस्टेंट है, इसका मतलब b अगर सही है तो c भी सही होगा, है ना। अब d कहता है f अगेंस्ट वी आर स्क्वायर बाय वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, तो ध्यान दे, अगर तुम कहते हो बेटा वी आर बाई स्क्वायर रूट वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, तो क्या हो गया, ये हो गया आर डिवाइडेड बाई वी हो गया बेटा जेड स्क्वायर माइनस ये हो गया आर स्क्वायर, इसका मतलब आर बाई ये हो जाएगा एक्सी, है ना बेटा, आर बाई एक्सी मतलब आर बाई 1/ओमेगा सी, इसका मतलब ओमेगा सी आर ना हो गया बेटा। तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा हो गया ना बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा हो गया ना, तो ये भी सही है, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू एफ। आगे चलो, पार्ट 4 हो चुका है डिस्कस। 13 पूछना है अंशुल को। 13 कहाँ गया क्वेश्चन? देखो 13 में कहता है 11 वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड टू ए डिस्टेंट स्टेशन एट 220 वोल्ट 22,000 वोल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है? अरे बेटा जिसमें तुम पावर दोगे तो हर बार पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होगा ना बेटा। सोचो, अब अगर हमारा अगर तुम पावर कहते हो कांस्टेंट, है ना, तो एक उपाय है कि हाई वोल्टेज पे लो करंट दो या फिर लो वोल्टेज पे हाई करंट दो, लेकिन करंट बेटा जितना ज्यादा होगा उतना ही एनर्जी लॉस होगा, ठीक है, और करंट जिसमें कम होगा उसमें एनर्जी लॉस कम होगा, ठीक है। अच्छा टाइम भी खत्म हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते, चलो होमवर्क मार्क करो आगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस एसी का एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 और एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 और मॉडर्न फिजिक्स में सेक्शन ए बी सी।
ठीक है, अच्छा नया नहीं दूं होमवर्क? ओके ठीक है, चलो नया होमवर्क नहीं दे रहा बच्चा, चल अब यही होमवर्क है, सिर्फ एसी वाला होमवर्क पूरा करो फिर। चलो बंद बच्चा, अब बाय।